अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तारिक निसार विद द सेफ्टी शो। आज की हमारी गेस्ट है मिस जुलेखा सूरमा। ऑल्सो उनको किसी इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है, बट शी हैज़ सर्व्ड मोर देन 30 years इन द HSE फील्ड, मोस्टली फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी कॉल्ड GSK, एंड आफ्टर दैट शी हैज़ सर्व्ड एज अ कंसल्टेंट फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। उनसे हम आज डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ वीमेन इन सेफ्टी, actually the rising role of women in safety and the challenges they are facing. So let's dive in. हम स्टार्ट करते हैं कि आपके करियर से जब आपने करियर स्टार्ट किया उस वक्त सेफ्टी में वीमेन शायद शायद ही कोई हो उस वक्त। आप HSC में कुछ तो पॉइंटर्स हाँ, हैं। जी जी। मैंने एक्चुअली तो अपना कैरियर स्टार्ट किया था लेबोरेटरी से स्टार्ट किया था। इसके बाद जो है वो मैं थोड़े साल के लिए प्रोडक्शन में आई थी। फिर 95 से मैं HSC में हूँ। तो HSC में मुझे मतलब अपॉइंट किया गया था एज साइट HSC ऑफिसर। तो ग्लैक्सो वेलकम हो रहा था और ग्लैक्सो खत्म हो रहा था, उस जमाने की बात है। तो फिर जब इंटीग्रेशन हो गया, मतलब जब ग्लैक्सो ने वेलकम को खरीद लिया, तो उस वक्त से मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। तो उस जमाने में ग्लैक्सो के जमाने में वो चिटगांव में जो ग्लैक्सो की फैक्ट्री थी, वो भी ये हमारे पाकिस्तान के अंडर में आती थी। तो वहाँ एक HSC मैनेजर थी जो यहाँ से कराची से ट्रेन होके गई थी। तो मुझे फिर हमारे MD ने 2 हफ्ते के लिए बांग्लादेश भेजा था उनकी चिटगांव फैक्ट्री में। फिर तुम जाकर देख कर आओ कि वो लेडी किस तरह से चलाती है HSC को। तो फिर मैं वहाँ गई, मैं 2 हफ्ते रही। उसने अपना पूरा वर्किंग बताया। फिर वो जितने मीटिंग्स वो कंडक्ट करती है, साइट HSC मीटिंग, डिपार्टमेंटल मीटिंग, ये सब उसने मुझे बताया। कमिट टू वर्क सिस्टम और सारा कुछ। मैं 2 हफ्ते मतलब चिटगांव की फैक्ट्री में गुजारा। बाय द वे, चिटगांव वाली जो फैक्ट्री है वो एक एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द वेस्टकॉफ फैक्ट्री, बिल्कुल अच्छा। शक्ल वैसी है, क्योंकि वेस्टकॉफ के इंजीनियर्स ने जाके वहां पे उसको बनाया था। इवन रिसेप्शन भी सेम तरह का है। तो फिर लेकिन वो उसका एरिया, 95 की बात है ये? जी 95 की बात है। तो फिर मैं वहाँ 2 हफ्ते रही। फिर फिर वापस आई। फिर फिर वो जो F268 की साइट थी, वहां से एक बंदा इंडक्ट किया गया। वो वहाँ पे सिक्योरिटी और फायर फाइटिंग ऑफिसर था, फवाद आजम, मरहूम, वो डेथ हो गई उसकी। तो वो फिर उसके साथ मिलके फिर साइट्स का काम शुरू करा, ट्रेनिंग और ये वो। वेलकम में एज सच कोई HSC सिस्टम नहीं था, तो बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि वो जब फ्लेक्सो वेलकम हो गया तो ऑडिट करने के लिए आए। तो ऑडिट में फिर वो उनके जो साइट्स हैं F268 और D43, उसके नंबर बहुत कम आए। तो फिर वो प्लान बनाया गया कि किस तरह से उनको फिर HSC में ऊपर लाया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। वहाँ पे बड़ी रेजिस्टेंस थी और था, लेकिन वो मुझे सपोर्ट बहुत किया। F268 के प्रोडक्शन मैनेजर मिस फहीम सुल्ताना ने, वो भी मरहूमा हो गई, 4 साल हो गए उसकी डेथ हुए। फहीम मिस फहीम ने बहुत सपोर्ट किया। फिर वहाँ स्टोर में एक मैनेजर होते थे अमजद साहब, उनकी भी डेथ हो गई, उन्होंने सपोर्ट किया। इंजीनियर्स ने सपोर्ट नहीं किया। इंजीनियर्स को वो सब बहुत तकलीफ होती थी कि कमिट वर्क बनाना है और इंसिडेंट रिपोर्ट करना है, ये वो। इंजीनियर्स की तरफ से हमेशा रेजिस्टेंस रहा। और वो मी बीइंग अ लेडी, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन मैं जब भी जी। जाती थी, पीछे से मुझे फहीम सुल्ताना की बहुत सपोर्ट थी। तो वो काम जो है मतलब किसी न किसी तरह हो जाता था। फिर इसके बाद जो F268 में कंस्ट्रक्शन हुई, टैबलेट डिपार्टमेंट बनाया, और लिक्विड डिपार्टमेंट एक्सपैंड हुआ, तो उन सब चीज़ों में भी कंस्ट्रक्शन के इसको प्रोजेक्ट को ओवरसी करना, ये वो। बाद में दूसरे मैनेजर नदीम भी आ गए थे, लेकिन बहरहाल हमें साइड सपोर्ट हम लोग देते थे। तो इस तरह से फिर इसके बाद ये हुआ कि कोई ऐसा HSC के कोई लॉज वगैरह नहीं थे। जो फैक्ट्री एक्ट 1934 था उस जमाने में, वही था। फिर जो है 2000 में
जो है वो NEQS आया, नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड। उस वक्त 18 अमेंडमेंट नहीं आया था, तो मेहताब राशिद साहिबा जो है वो सेक्रेटरी एनवायरमेंट थी, तो उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह बुलाई। और जहाँ तक मुझे याद है सारे HSE मैनेजर्स को बुलाया गया था ये NEQS के इम्प्लीमेंटेशन की मीटिंग में। तो आई थिंक आई वाज द ओनली लेडी हाँ representing Glaxo. Glaxo welcome हाँ बाकी सब जहाँ पे भी थे सब जो है वो HSE मैनेजर्स आए थे। तो तो वो मैनेजर सारे जो मेल थे, जी मेल मैनेजर्स होंगे बाकी सब जगह पर। बाकी सब जो है ज्यादातर कंपनीज में इंजीनियरिंग मैनेजर जो है वही HSE को दिखता था। हाँ तो ज्यादातर HSE एंड इंजीनियरिंग मैनेजर, जैसे रोश है, वो MSD है, सब कंपनीज के हम लोग सब मिलके जाया करते थे ये मीटिंग्स वगैरह में। फिर ये 2000 में हाँ NEQS आया तो उसको बहुत लोगों ने रेजिस्ट किया कि वो NEQS के स्टैंडर्ड्स जो है बहुत हाई है और हम एमिशन हाँ के स्टैंडर्ड मीट नहीं कर सकते। उस जमाने में रेक्सेट एंड कोलमैन में एक HSE मैनेजर होता था, वो ही माइग्रेटेड टू कनाडा। तो रैकेट एंड कोलमैन का रॉबिन ब्लू का प्लांट था कोरंगी में, तो वो अच्छा सल्फर यूज होता है, तो वो पूरा एरिया ब्लू हो जाता था और वो सल्फर डाइऑक्साइड के फ्यूम्स निकलते थे। और इन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड, एमिशन का स्टैंडर्ड जो रखा था वो 400 था। तो ये फिर NEQS रिवीजन कमेटी में ज्वाइन करके इसने सल्फर डाइऑक्साइड को 800 तक बढ़ा दिया कि उसके जो एमिशन है वो लिमिट में आ जाए। मेरी बड़ी लड़ाई हुई उसके साथ। मैंने कहा बजाय इसके कि तुम अपनी फैक्ट्री के एमिशन को कंट्रोल करो, तुमने जाके स्टैंडर्ड में बढ़ा दिया। वो उस जमाने में बड़े एक्टिव होते थे मुशर्रफ अली साहब एबट के, और जी जी। वो कमेटी के जो मेंबर थे मरहूम वो अ, जो जेम्स के मालिक थे डॉक्टर समीर जमान। तुम्हें तो कहा जी जी। हाँ डॉक्टर, तो वो सब मिल मिला के उन्होंने सब चेंज वेंज करा दिया। बहरहाल वो इम्प्लीमेंट हो गया। अब ये हुआ कि ये NEQS के जो वेस्ट वाटर और एफ्लुएंट एफ्लुएंट और एमिशन टेस्टिंग के लिए भी लैब्स भी नहीं थी। तो कराची जी। यूनिवर्सिटी में मेरे बॉस जो है बलोच साहब के दोस्त थे, कराची यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में या एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में वो हेड थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम आपका एफ्लुएंट टेस्ट कर कर देंगे। तो वो फिर मुझे भेजा कि जाओ देख कर आओ उसकी लैब कैसी है। तो वो लैब में सब सब मैनुअल टेस्टिंग होती थी, जिस तरह आप वायर पे करते थे, इवन BOD COD भी मैनुअली होता था। बहरहाल वो हेड थे, वो बाद में वो डॉक्टर हो गए, बिकेम हेड ऑफ द एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, आई फॉरगेट हिज नेम। तो वो थे। बहरहाल वो सब शुरू किया और फिर टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट करा। BOD भी हम लोग अपने लैब में करते थे, COD भी हमने लैब में टाइट्रेशन के थ्रू शुरू करा, रिपोर्टिंग भी थोड़ा बहुत शुरू की, और ये सब काम शुरू हो गया। क्योंकि वो फ्लैक्सो वेलकम में जो वो लोग थे, तो वो दे वर वेरी कॉन्शियस के हमको एनवायरनमेंट को फॉलो करना है और लीस्ट ऑफ ऑल फॉलो करना है जो भी लेजिस्लेशन है। तो ये सब चलता हाँ रहा। इसके बाद फिर जब GSK हुआ 2000 में, तो जब GSK हुआ तो स्मिथ क्लाइन बीचम की जो पॉलिसीज थी दे वर मोर टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, और ग्लैक्सो वेलकम का जो है दे वर वेरी स्ट्रांग इन HSE। तो उस वक्त इन लोगों हाँ ने 64 स्टैंडर्ड्स बनाए एनवायरनमेंट HSE के। बाद में वो HSE से EHS हो गया। तो 64 स्टैंडर्ड्स बनाए और फिर उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जो है वो हमने SOPs बनाई। तो ये 64 स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट 64 SOPs, और फिर HSE पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का पूरा सेटअप वगैरह वो सब हमने लिखा बैठ के बनाया। वो पहले भी बलोच साहब के जमाने में बनाया हुआ था, उसको थोड़ा बहुत रिफॉर्म करके वो हमने बना दिया। उसके सारे फॉर्म्स और ये वो सब बना दिए। तौसीफ खान जो है वो SB की तरफ से था, तो हम दोनों ने मिलकर बनाया। फिर इसके बाद ऑडिट हुआ, वो लोग चेक करने के लिए आए।
तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, नई पॉलिसी आ गई, स्टैंडर्ड भी आ गए, तो आपका किधर है पॉलिसी? तो हमने वो 64 SOP का फाइल उनके सामने रख दिया, तो उनको बड़ा पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि उस जमाने में तो वो CD पे, फिर उन्होंने कहा ये सारे स्टैंडर्ड्स हमको CD पे करके दे दो। तो वो फिर हमने CD पे कॉपी करके दे दिए। फिर उन्होंने जब ये स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन का जो टूल बनाया GSK ने, तो उसमें स्पेशल मेंशन पाकिस्तान को किया कि पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट द HSC पॉलिसी अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स। तो ये बड़ा एक एजाज था हमारे लिए। इसके बाद वो हेल्थ सर्वेलेंस का, वी वर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट द हेल्थ सर्वेलेंस। तो वेलकम के जमाने में, वेलकम के वो जो लोग थे, उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था कि तुम लोग ये टेस्ट कराओ, ऑडियोमेट्री कराओ, लंग फंक्शन टेस्ट कराओ। उनके यूनियन वालों ने कहा कि अब तुम लोग ये टेस्ट कराओगे और अगर टेस्ट सही नहीं आया तो तुम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। तो खैर उनको बुलाया, कन्विंस किया। उस जमाने के जो HR मैनेजर थे, वो उन्होंने तौफीक साहब होते थे, ही इज गॉन बैक टू यूनाइटेड स्टेट। तो वो उनके साथ मिलकर फिर उनको कन्विंस कर कर ये सारा प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट करवाया। फिर ये, अच्छा हाँ हाँ बोलिए। मैडम, कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं वापस आता हूँ थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन में समझा जाता है कि मेल HSC ऑफिसर्स को भी बहुत जो है चैलेंजेस फेस करता है, वो भी बहुत मुश्किल होती है उसको। आप फीमेल, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने देखा, और भी प्रोजेक्ट्स आए होंगे यकीनन इसके बाद, तो कैसे आपने उसको मैनेज किया और क्या ऐसे स्टेरियोटाइप्स और बायसेस आप फेस करती नहीं तो थी, वो लोग क्या ये कहते थे? था कि वो ये था कि मैं इनको छोड़ती नहीं थी, स्पेशली जब लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तो बहुत फेमस कंपनी है, तो उनको दिया था ये कंस्ट्रक्शन का। तो वहाँ एक इंसिडेंट हो गया, तो मैंने तो उनको पकड़ लिया। मैंने कहा कोई भी वर्कर बगैर हेलमेट के और बगैर सेफ्टी बूट के साइट के अंदर दाखिल नहीं होगा। वो उनके वो चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह तब मेरे पास आ गए, मैडम इतनी ज्यादती नहीं करें ये वो। मैंने कहा एक इंसिडेंट तो हमने भुगत लिया है, मैं नहीं कर सकती। अब जब तक ये कंप्लाई नहीं करेंगे मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इस तरह से मैं डेली कंस्ट्रक्शन साइट पे, मोस्टली ये है कि यू हैव टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट, चाहे कोई भी हो, मेल ऑफिसर हो फीमेल ऑफिसर हो, आपको अपनी प्रेजेंस फील करवाना चाहिए अमंग्स द वर्कर्स एंड अमंग्स द कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स कि ये है और ये जो है इम्प्लीमेंट होगा। जैसे टैबलेट ब्लॉक के टाइम पे जो है, वो सीमेंस को इलेक्ट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। सीमेंस तो ठीक ओके। ठाक, उसकी HSE अच्छी थी, लेकिन वहां भी जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर वो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के वायलेशंस होते थे। उनके सारे प्लग्स और सब चीजें मैं सब निकाल के फेंकवा देती थी और उनका पूरा इंस्पेक्शन करवाती थी, उनके स्टोर्स का, उनके सेफ्टी हेलमेट्स का। ये तो मेन चीज ये है कि अगर आपको अपने आप को उनसे मनवाना है तो आपको हमेशा साइट पे होना होता है। आप रूम से बैठ के, अपने कमरे से बैठ के कोई चीज भी आप नहीं करवा सकते। तो ये था। और फिर मैंने एक वर्कर्स के साथ एक लाइक बॉन्ड क्रिएट कर लिया था। उनको बता दिया था कि ये मेरा फोन नंबर है और कुछ अगर तुमने वायलेशन देखी और तुमको अगर कोई कुछ चीजें नहीं मिली तो मुझे फोन कर दो, मैं आती हूँ। तो वो लोग अनोनिमसली मुझे फोन करते थे, तो फिर मैं चली आती थी। और उस जमाने में तो कुछ होता नहीं था, सिंपल कैमरा होता था, तो कैमरे से वो मैं तस्वीर खींच लेती थी। और वो ईमेल होता था, आउटलुक, आउटलुक था शायद, तो वो ईमेल पे वो तस्वीर लगा के प्रोजेक्ट मैनेजर को मैं भेज देती थी, तो जावेद तारिक साहब को। वो बड़ा गुस्सा करते थे, तुम खुद से आके बता सकती हो, तुम ईमेल करके वो सबको तुम CC में रख के मुझे जलील करवाती हो, ये वो। मैंने कहा नहीं, मैं तो करूंगी। तो इस तरह से जो है वो अ, मैंने अपना काम किया। तो लोग मानते थे कि हाँ ठीक है, मतलब करवाती है, काम करती है तो करवाती भी है, लाइक इस तरह से। तो जितने भी इंजीनियरिंग मैनेजर्स थे, तो एक इंजीनियरिंग मैनेजर था,
ये बहुत लफड़ा है ये। मैंने कहा ठीक है बच्चे, तुम जब कहीं और चले जाओगी ना फिर मुझे याद करोगे। तो अल्लाह का करना यही हुआ कि वो फिर वो मैनेजर कनाडा माइग्रेट कर गया, और वहां जाके 6-8 महीने के बाद मुझे ईमेल करता है कि थैंक यू का ईमेल करता है। मैंने कहा हाँ, मैं क्या हुआ, किस बात का थैंक यू कहता है? तुमने जो कुछ सिखाया वो यहाँ काम आ रहा है। मैंने वहां तो कुछ किया नहीं पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ काम आ रहा है, और अभी तक भी कांटेक्ट में रहता है। जब भी पाकिस्तान आता है तो मुलाकात वगैरह करते हैं। तो ये है, अल्लाह का शुक्र है। और हम लोग ये करते थे कि ये जितने एचएससी मैनेजर्स होते थे तो हम लोग अपने अपने साइट पे जो है क्वार्टरली या 6 मंथली एक मीटिंग करते थे अपनी एचएससी के। उस जमाने में बाद में फिर वो गजाला जो है वो आईसीआई में होती थी, वो भी आ गई थी। तो हम दो होते थे और बाकी सारे मेल मैनेजर्स होते थे। साइट वाइज हम लोग मीटिंग करते थे और डिस्कस करते थे कि हमें क्या प्रॉब्लम्स है लेजिस्लेशन को कंप्लाई करने के लिए, हमें क्या प्रॉब्लम्स है हमें कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने के लिए। तो इस तरह से बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहता था। एक दूसरे से हम लोग शेयर करते थे, अच्छी चीजें भी शेयर करते थे, बुरी चीजें भी शेयर करते थे। अब ये चीजें खत्म हो गई है। अब तो इवन इंटरसाइट नहीं होती चीजें। कोऑर्डिनेशन नहीं है। लोग सब फिर से अपने साइलोज में चले गए, जो इट्स हार्मफुल। जैसे आपके मार्टिन डाउ के 3-4 साइट्स हैं, इफ दे कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इम्प्रूव करने को मिलेगा। मैं समझती हूँ कि जब तक के कॉन्वर्जेशन नहीं होगी एक दूसरे के साथ तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये मार्टन डाउ में तो अल्लाह का शुक्र है खासा बेहतर है, लेकिन मैं देखा है दीगर इंडस्ट्रीज में जहाँ पे मैं रहा हूँ, कोलैबोरेशन से ज्यादा राइवलरी वाला जो है फीलिंग उसके अंदर होती है कि इनको हम क्यों राइवलरी बताओ, वाला हमसे आगे निकल जाओ। राइवलरी वाला आंसर नहीं होना चाहिए। हम लोगों का तो वो जीएसके में तो ये था कि ट्रांसफर भी हो जाता था। तो मेरा जो है, मैं F268 में थी और वो तौसीफ वेस्टवॉक में था। वेस्टवॉक वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, हमें ये नहीं चाहिए, हमें मिज़िला खा वापस भेजो। तो फिर मुझे अच्छा। जो लास्ट ईयर्स मेरे थे रिटायरमेंट से पहले, तो उन लोगों ने मुझे वापस ट्रांसफर बैक कर दिया था F268 से वेस्टर्न। तो इसी तरह ऑडिट में राइवलरी होती थी, लेकिन उसमें भी बड़ा मजा आता था कि वो जिसका ऑडिट पहले होता था वो शाम में कॉन्फ्रेंस कॉल करके सब बता देते थे कि भाई आज इन्होंने ये देखा है, आज इन्होंने ये देखा है। फिर हम लोग खुद भी जो है वो पोस्ट ऑडिट मीटिंग करते थे, उसमें व्हाट वेंट गुड व्हाट वेंट रॉन्ग। तो वो व्हाइट बोर्ड पे हम लोग लिख के डिस्कस करके रात को 9-9 बजे तक करके हम लोग घर जाते थे। डॉक्टर बिल्किस यास्मीन होती थी साइट डायरेक्टर। तो इस तरह से हमने काम किया। इसके बाद एक दिन वो ऑडिटर सुबह सुबह आ गए, हमने व्हाइट बोर्ड मिटाया नहीं तो उन्होंने देख लिया। तो उनको उनको बड़ा मजा आया। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, कहते दिस इज नाइस, दैट मीन्स यू डोंट गो होम टू स्लीप, यू आर वर्किंग 24 आवर्स। तो वो एक एक दफा तो ऑडिट हुआ तो बड़ी बारिशें आ गई, जो पूरी रात बारिश का पानी साफ कर करके वो किसी तरह वो हमने वो ऑडिट निपटा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, बहुत सारे डिजास्टर्स भी हुए, बहुत सारे फेटेलिटीज भी हुई। उसमें एक चीज है कि आपको झूठ नहीं बोलना है। अब जो हुआ है तो हो गया ना, फेटेलिटी हो गई तो ठीक है। आपको अगर आप फैक्ट्स को छुपाएंगे तो आप रूट कॉज तक नहीं पहुंच सकते, तो आप बता दें। तो वो हमारे साइट डायरेक्टर्स वो इसको दे डोंट अग्री विद दैट। वो नहीं चाहता कि बदनामी हो साइट पे, साइट ने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, गाइडलाइन फॉलो नहीं किया इसलिए हो गया, या परमिट टू वर्क का फेलियर था, ये था वो था। उसमें चीजें दब जाती थी। तो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। बल्कि वो जो एचएससी डायरेक्टर जो एचएस डायरेक्टर जो हमारे रीजन को दिखता था, वो मुझे घर फोन करता था कि मैडम आप, मैंने सब कुछ सुन लिया, अब तुम बताओ एक्चुअली क्या हुआ। तो इतना उनको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था, अल्लाह का शुक्र है। भी होती थी या वीडियोस होते थे तो वो सब, मैं तो कोई चीज लेकर नहीं आई अपने साथ। इवन के जो बाहर जाता था उससे मैं
HSC से रिलेटेड बुक्स वगैरह मंगाती थी। मिस फ़हीम ने मुझे बहुत बुक्स लाके दी थी, ये नॉइज हियरिंग लॉस का, नॉइज कंजर्वेशन का, कैसे नॉइज को कम करना, ये सब मैं रखकर आई थी। तो बस इसी तरह है, राइवलरी नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, और अपने आप को मनवाने के लिए आप सही काम करें और आप किसी से डरे ना। तो मैं तो रिपोर्ट कर देती थी, मतलब आई थिंक आई वाज द ओनली साइट मैनेजर टू रिपोर्ट 11 नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस एट अ गो। तो साइट डायरेक्टर ने मुझे बुला लिया, तुमने मुझसे पूछे बगैर कैसे रिपोर्ट किया? मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरी रिपोर्टिंग उनको भी है, और अगर कोई है and the NIH has been approved by the फिजिशियन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिजिशियन जो लाहौर में होते थे, तो वो चेक करते थे। तो मैंने कहा मुझे आपसे कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, इसीलिए मेरा कभी प्रमोशन नहीं हुआ। मैं रिटायरमेंट से 1 साल पहले मेरा प्रमोशन हुआ, जबकि मेरे साथ वाले सब मैनेजर्स के प्रमोशंस हो गए थे, उनको गाड़ियां मिल गई थी। तो मेरा तो पर्सनली मॉनेटरी बहुत लॉस हुआ, लेकिन मैंने अपने प्रिंसिपल से कभी मैं पीछे नहीं हटी। तो इस तरह से मेरी जर्नी थी। राइट, बिल्कुल। बिल्डिंग ऑन दिस मैडम, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स या न्यू कमर्स जो HSC की फील्ड में है, तो स्पेशली अब फीमेल। जो है ना, अब टाइम्स चेंज हो गए हैं। अब ये हो गया जी, है कि आप देखेंगे डेमोग्राफिक्स पॉपुलेशन वाइज भी जो है, फीमेल चेंज हो और गया है। मेल की पॉपुलेशन नियरली इक्वल हो गई है। और आप यूनिवर्सिटीज में किसी भी जगह चले जाएं, आपको लड़कों से ज्यादा लड़कियां नजर आती है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है ना, इवन बोर्ड रूम में भी खातून बैठी हुई आपको नजर आएगी। इसका ये मतलब है कि फीमेल्स हैव कम अप। हालांकि लोग बहुत कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, फीमेल्स हैव कम अप एंड दे हैव मेड द मार्क। तो मैं तो यही है, ऐसे कहूंगी ही, कि बिल्कुल। जिस किसी फील्ड में भी आए, आप आप अपनी नॉलेज को मतलब के बढ़ाते रहें, पढ़ते रहें, मतलब के जानते रहें। अभी मैं रिटायर हो गई हूँ, लेकिन अभी भी मैं मतलब बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन हुए हैं, बहुत सारी चीजें मैं देखती रहती हूँ। अब ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। अब एक EHS एक ही चीज नहीं रह गई है, अब ESG भी साथ में आ गया है। तो EHS परफॉर्मेंस इज बीइंग रिलेटेड टू ESG गोल्स। और वो ESG गोल्स कहाँ से आए हैं? जो यूएन के जो SDG, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट गोल से आए हैं। तो उनको भी आपको नजर में रखना है, और उसके हिसाब से अपने अपने काम को प्लान करना चाहिए, तब तक नहीं होगा। अभी लड़कियां हैं, मुझसे कांटेक्ट में रहती हैं, पूछती हैं, मैं बताती रहती। ज्यादातर टेक्सटाइल वगैरह में लड़कियां बहुत हैं, GSK में भी हैं। GSK में साइट मैनेजर तो नहीं है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ मैनेजर्स और टेक्नीशियंस वगैरह सब वहाँ पे लड़कियां हैं। F268 में जनरल फिजिशियन है। तो इस तरह से काम चलता रहता है। और वो एनर्जी सेक्टर में इवन बहुत अभी जो भी फीमेल स्टाफ है, एनर्जी सेक्टर में स्पेशली एनवायरमेंटल फील्ड में काफी जो फीमेल स्टाफ ही ज्यादा है। फीमेल स्टाफ इवन बहुत आ टेक्सटाइल। इवन टेक्सटाइल में और सब जगह में। तो फ्यूचर है, अच्छा है, ब्राइट है। लेकिन ये है कि आपको अपने आप को EHS में लिमिट नहीं रखना है। EHS एक्सपैंड होता है, और हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपको क्वालिटी का भी आपको देखना है। तो जब तक के अगर आपने हाउसकीपिंग और आपने अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया, तो आपने समझो कि 90% EHS आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये चीजें हैं, जैसे आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कि जब तक अगर आप अपने रिस्क प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक आप अपना इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो प्रॉपर रिस्क आइडेंटिफिकेशन आपके, और वो रिस्क को रिव्यू करते रहना चाहिए इन कंप्लायंस विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आप ये देखेंगे भी आजकल छोटे छोटे जलजले आ रहे हैं लांडी नली साइड पे। तो उस साइड पे जो फैक्ट्री हैं,
उनको रिव्यू करना चाहिए कि उनके जो अर्थक्वेक से रिलेटेड क्या पॉलिसीज हैं, उनको अपना बिल्डिंग का जो वो बिल्डिंग का जो बिल्डिंग स्ट्रेंथ, कोड ऑफ बिल्डिंग और का स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी वगैरह उसको रिव्यू करना चाहिए कि है स्टेबल है नहीं है, और अगर नहीं है तो देखें सॉइल टेस्टिंग करें। ये सारी चीजें तो आपको जो जो चल रहा है आपके मुल्क में, जो चल रहा है दुनिया में, जो चल रहा है, आप किसी एमएनसी के पास हैं तो वो सब चीजों को आपको साथ लेकर चलना चाहिए। आप अलग अलग हर चीज को अलग अलग नहीं देख सकते। तो ये चीजें हैं, तो प्रोसीड कर सकते हैं, फ्यूचर है, लेकिन ये है कि अपना विजन आपको ब्रॉड रखना पड़ेगा। ये चीज है। इसमें मेरे ख्याल से एक दो चीजें शायद सेल्फ इम्पोज भी कर लेती हैं फीमेल्स अपने ऊपर। मेरा ये ख्याल है, मिसाल के तौर पे एक काम है कि एक फ्लोर विजिट है और एक जो है कोई रिपोर्ट बैठ के बनानी है, तो फ्लोर विजिट दे दिया मेल स्टाफ को कि आप जाके फ्लोर विजिट करें और रिपोर्ट जो है फीमेल स्टाफ ने बनाई। इसको भी वह गलत स्विच करने की अब जरूरत है कि ये दोनों गलत है। चीजों में रूल नजर हाँ, आए। क्योंकि मैं जब एचएससी में आई थी तो उस जमाने में हमारे एमडी थे सईद मिर्जा, तो उसने मुझे बुला के कहा कि योर सक्सेस लाइज इन द फैक्ट ऑन हाउ यू वर्क विद द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बिकॉज ऑल योर वर्क इज गोइंग टू बी डन बाय द इंजीनियर। तो उनके साथ जी तुमको काम करना है, और आई वांट यू टू स्पेंड 60% ऑफ योर टाइम ऑन द फ्लोर and 40% of your time in the office. I don't want to see you sitting in the office. I want to see you on the floor. तो उसकी ये बात जो है मैंने मतलब कि इसको मैंने अपने साथ रखा, और मैंने हमेशा इंजीनियरिंग को जहाँ तक भी हो सका मैं साथ लेकर चली हूँ। और उस पे खास तौर पे परमिट टू वर्क पे बड़ी लड़ाइयाँ होती थी। तो परमिट हाँ टू बेसिकली क्या है? परमिट टू वर्क बेसिकली रिस्क असेसमेंट की, जिसको ये लोग समझते नहीं है। ऑयल एंड गैस में जो है वो परमिट टू वर्क में सबसे पहली चीज वो रिस्क असेसमेंट का है। तो ये ठीक चीजें समझनी चाहिए और उसको आपको देखना चाहिए। तो फ्यूचर है, ठीक है। ये है कि ठीक। इस चीज को साथ लेकर चलना, और राइवलरी से ज्यादा जो है हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। वो वो ऐसी है तो मैं ऐसी हूँ, ये नहीं है। आप अपनी प्रोफेशन को देखें, आप अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को देखें, और कोई एज नहीं होती आप अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए, आप अपने प्रोफेशन में आगे जाने इसके लिए कोई एज नहीं होती। अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन का आफान हॉस्पिटल से ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज पे कोर्स किया। तो उसमें उन्होंने लिंक किया क्लाइमेट चेंज को ऑक्यूपेशन हेल्थ से। बड़ा अच्छा कोर्स था 2 दिन का। सीएसके के और हेल्थ फिजिशियन भी आए थे। तो इस तरह से चलता है। अब क्या करें? मैं तो कहती हूँ कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें और किसी से डरना वरना नहीं। इफ यू आर राइट यू आर राइट। बिल्कुल जरूर। टाइम जा रहा है। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो है इतनी डिटेल में हमसे इंसाइट शेयर करें। ये तो स्टार्ट है, इंशाल्लाह आपसे और भी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे डिस्कशन करते रहेंगे। अब जैसे आपने खुद बताया ईएचएस जो है अब सिर्फ ईएचएस नहीं रहा है, ईएसजी के जो है मजीद इसके अंदर एलिमेंट्स शामिल हो गए, तो टॉपिक्स बहुत वाइड हैं, अनलिमिटेड ही हैं ऑलमोस्ट। हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं बहुत सारी। तो इंशाल्लाह फिर आपसे कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू तारिक, थैंक यू।